सोसाइटी में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिन्होंने ऑफ़ेंस वाक़ई में कमिट किया है, दूसरा वो जिसके ऊपर केवल आरोप लगा हुआ है। हो सकता है उसने कमिट किया हो या नहीं किया हो। इसका पता लगाना कोर्ट का काम होता है। अगर उसने ऑफ़ेंस कमिट किया होगा, तो कोर्ट उसे दोषी सिद्ध करेगी और उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर फ़ॉल्सली उसे इम्प्लिकेट किया जाएगा, फ़ॉल्स इल्ज़ाम उस पे लगाया गया होगा, तो कोर्ट कहेगी उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया और उसे रिहा कर दिया जाएगा। आए दिन समाज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को झूठा केस में फँसा दिया जाता है। तो ये केस सच्चा है, झूठा है, वाक़ई में उसने ऑफ़ेंस कमिट किया है, नहीं किया है, ये डिसाइड करना किसका काम होता है? कोर्ट का काम होता है। लेकिन फ़िलहाल में बीते दिनों में, बीते सालों में, वर्षों में ये देखने में आ रहा था कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यूपी में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा घरों को ढाया जा रहा, बुलडोज़र के माध्यम से। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। तो ये जो जजमेंट आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ें समझेंगे कि क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू किया गया है और ये जो गाइडलाइंस है, ये समझ लीजिए मात्र एक जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाने वाला अपने आप में एक कानून होता है। जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई और कानून नहीं बना दिया जाता, तब तक ये जो गाइडलाइंस है, ये माना जाएगा, यही कानून बना रहेगा। हमारा देश चलता है गवर्नमेंट के माध्यम से। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जैसे इंसान की बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, ज़बान, स्किन। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पाँचों के डिफरेंट वर्क होते हैं। उसी तरह किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उस कानून का पालन हो, कानून का एनफोर्समेंट कराया जाए। एंड जुडिशरी का काम होता है कि अगर किसी भी स्थिति में उस कानून का उल्लंघन होता है, तो उससे उसे सज़ा दी जाए या जो भी कॉन्फ्लिक्ट इश्यू होता है, डिस्प्यूट अराइज़ होता है, झगड़ा होता है, तो वहाँ पर जुडिशरी का रोल आता है। जुडिशरी इन मैटर्स को रिज़ॉल्व करती है। तीनों का अलग-अलग कार्य है। लेजिस्लेटिव का कार्य एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी नहीं कर सकता है और जुडिशरी का काम इन दोनों में से कोई नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है तीनों का अलग-अलग काम है। जैसे ये कान है, कान का क्या काम होता है? सुनने का काम होता है। ये कान नाक को नहीं ना दे सकता है कि अब तुम से सुनना। ये आँख का काम होता है देखना। तो ये आँख तो ज़बान को नहीं दे सकता है कि हम बहुत थक गए हैं इतने सालों से देख रहे हैं, अब तुम देखना और हम टेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे, पाँचों डिफरेंट वर्क्स होते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कहेगा कानून का पालन हो रहा है एंड जुडिशरी देखेगा अगर पालन नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में जुडिशरी आएगा सज़ा देने के लिए। अगर इश्यू आ जाता है तो उस इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म, कन्फेडरेशन, कॉलोनियलिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, इंपेरियलिज्म, मोनार्की, ओलिगार्की, रिपब्लिकनिज्म, सोशलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। कई प्रकार के होते हैं, इससे भी और भी ज़्यादा प्रकार के होते हैं। ये हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हम लोग की जो गवर्नमेंट है, इंडिया जो है, इंडिया में पूछा जाएगा कि किस प्रकार की गवर्नमेंट है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब यही होता है कि जितने भी अंग हैं, 3 अंग हैं गवर्नमेंट के, तीनों का कार्य, तीनों का काम अलग-अलग है। इस एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, तो एग्जीक्यूटिव कानून नहीं बना सकता है। जुडिशरी का काम है सज़ा देना, तो एग्जीक्यूटिव सज़ा नहीं दे सकता है। तीनों अलग-अलग है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है सेंटर में या स्टेट में, वो लोगों के द्वारा फॉर्म किया गया है। लोग अपना मतदान देते हैं, वोट करते हैं, इलेक्शन देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का चुनाव होता है और गवर्नमेंट फॉर्म आती है। जो हम आप आम जनता जो चाहते हैं जिसे जिताना कि वो हमारे ऊपर रूल करे, राज्य करे, हमारे देश को चलाए, उसे ही वही आता है, इलेक्ट होता है, उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। एकदम आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है जस्टिस करने के लिए। देखिए, इंडिया में सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से हाईएस्ट कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, जजमेंट होगा, रूल होगा, वो सबके ऊपर पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिकल 142 का यूज करते हुए ऑर्डर पास किया। यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा डिमोलिशन हो रहा था। बिल्डिंग को बिना प्रोसीजर को फॉलो ढाया जा रहा था। इससे कोई मतलब नहीं था कि जो व्यक्ति है, अगला है, वो वाकई में अपराध किया है या केवल आरोप है। अगर वाकई में भी अपराध किया है तो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। हम लोग जो रह रहे हैं इंडिया में, आज के डेट में कौन रूल कर रहा है? ना प्रधानमंत्री का रूल है, ना प्रेसिडेंट का रूल है, ना राजा का रूल है। किसका रूल है? लॉ का रूल है। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, सबका लॉ, सब इक्वल है। कोई भी चीज़ करना है लॉ को फॉलो करते हुए करना है। बिना लॉ को फॉलो किया जाएगा तो कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिया गया है उसका, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को तोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए कुछ ऑर्डर पास किया है कि अगर बिल्डिंग का डिमोलिशन करना है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोई भी चीज़ है, डिमोलिशन करना है, तोड़ना है, ढाना है, तो क्या प्रक्रिया फॉलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है, ये जजमेंट दिया गया है, उस बेंच में 2 जस्टिस बैठे थे, जस्टिस बी.आर. गवई एंड जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। 2 जजेस बैठे हुए थे। बेंच का मतलब क्या हुआ? एक होता है बेंच, दूसरा होता है बार। कोर्ट के कंटेक्स्ट में जजमेंट देना है तो जजेस के समूह को बेंच कहा जाता है और वकील, एडवोकेट्स के समूह को, ग्रुप को बार कहा जाता है। तो बार एंड बेंच। बार किसके लिए कहा जाता है? वकीलों के लिए। बेंच जजेस के लिए। तो 2 जज, बेंच में 2 जज थे। कौन कौन से जज? जस्टिस बी.आर. गवई एंड जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। इसमें जज साहब ने कहा कि अगर डिमोलिशन का ऑर्डर भी दे दिया जा रहा है, प्रोसीजर फॉलो किया गया एंड ऑर्डर पास किया गया कि हाँ, वो जो भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जो कुछ भी है, उसको ढा देना है, ऑर्डर पास हो गया। उसके बावजूद भी तुरंत नहीं उसे ढाना है, उसे कुछ टाइम देना चाहिए। फर्दर बताएंगे कितना टाइम की बात हो रही है। कुछ टाइम देना है सो दैट वो 2 पर्पस फुलफिल कर सकें। या तो उस ऑर्डर को चैलेंज करें अपर अथॉरिटी में, हायर अथॉरिटी में जाके उस ऑर्डर को, डिमोलिशन ऑर्डर को चैलेंज किया जा सके जिस पर्सन के अगेंस्ट में किया गया है। या अगर वो चैलेंज नहीं करता है तो उसे कुछ वक्त दिया जाए कि वो घर में जो भी सामान है, जो कुछ भी है, कहाँ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफ़र मतलब अपना सामान कहाँ वो रखेगा, कहाँ वो अपने फैमिली को रखेगा, उसके लिए कुछ वक्त देना चाहिए। ये 2 पर्पस है टाइम देने के लिए। फर्दर बी.आर. गवई साहब ने, जज साहब ने जजमेंट का शुरुआत काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया और काफ़ी इमोशनल तरीक़ा से भी आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ लाइन लिखी हुई थी, जैसे कि अगर किसी का भी घर तोड़ा जा रहा है तो अपराधी एक होता है लेकिन सज़ा पूरे फैमिली को मिल रहा है। उसमें देखने को आता है, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वुमेन रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, एजेड पर्सन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, रात भर उन्हें रोड पर सोना पड़ता है, रात गुज़ारना पड़ता है। ये देखने में बहुत ही दर्दनाक मंज़र रहता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो वही जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर कुछ मोहलत दे दिया जाएगा तो ऊपर से हेवन नहीं गिर जाएगा, कुछ मोहलत देना चाहिए इन लोगों को। ये क्या? आइए आगे फर्दर देखते हैं डिटेल में प्रोविज़न। जजमेंट लगभग 95 पेज का है और जस्टिस बी.आर. गवई कुछ इस प्रकार से जजमेंट की ओपनिंग करते हैं एक कविता के माध्यम से। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। एक घर बनाने में इंसान की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पूरी ज़िंदगी की सेविंग लग जाती है और अगर उसे कोई एक झटके में तोड़ जाता है तो ये बहुत दुःख की बात है। इसी चीज़ को जस्टिस के द्वारा, जस्टिस बी.आर. गवई के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया डिमोलिशन के रिगार्डिंग में। आइए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या वो गाइडलाइंस है जिसे फॉलो करना है। सबसे पहला गाइडलाइन नोटिस के कंटेक्स्ट में, किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश करना है, वो अनऑथोराइज्ड प्लेस पर है या वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर अनऑथोराइज्ड है
इल्लीगल है तो 15 दिन पहले का शो कॉज नोटिस सेंड करना है। शो कॉज नोटिस मतलब शो कॉज यानी कारण बताओ, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो कुछ भी है इसे क्यों नहीं गिराना चाहिए, क्यों नहीं ढाना चाहिए, रीजन बताना है। तो 15 दिन का कम से कम 15 दिन पहले ये देना है। और ये 15 दिन कब से स्टार्ट होगा, जब से नोटिस दे दिया जाएगा तब से स्टार्ट होगा। नोटिस दिया जाएगा किसको, जो भी उस प्रेमाइस में, उस स्ट्रक्चर में, उस बिल्डिंग में रह रहा है, ऑक्युपायर रह रहा है या उसका जो ओनर है उसके हाथ में देना है। और वो जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, उसके बाहर ऐसे पार्ट पर लगाना है जो आसानी से दिखाई दे, बाहर दिखाई दे, वहां पर भी चिपका देना है उस नोटिस को कि ये बिल्डिंग को ढाना है, शो कॉज नोटिस है ये 15 दिन में। करने के बाद ये नोटिस भेज दिया गया है, इस चीज का पता डीएम को, कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कुछ भी कहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से। और एक ऑटोमेटिक जो होता है रिप्लाई, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसे रिसीव करना है। और डीएम को भी ऑर्डर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि इस पर्पस के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे और एक ईमेल एड्रेस भी असाइन किया जाएगा। और ये काम करना है, डीएम का जो काम है, नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना है, ईमेल एड्रेस बनाना है, ये 1 महीने के अंदर अंदर में करना है। ये जजमेंट आया है 13 नवंबर 2024, तो 13 नवंबर से 1 महीने के अंदर में डीएम को ये काम कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित करने का मकसद क्या है, सूचित करने का मकसद ये है कि कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज ना हो कि ये जो नोटिस है ये बैक डेटेड है, कि लगा दिया गया है, आज डिमोलिश किया गया है और आज ही नोटिस चिपका दिया गया है, लेकिन उस पर डेट 15 दिन पहले का डाल दिया गया है। ऐसा सिचुएशन अराइज ना हो। ऐसा सिचुएशन होगा तो इसे रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, अगर डीएम के पास भेजा जाएगा, उसका रिसिप्ट रहेगा ईमेल के माध्यम से, तो ईमेल के माध्यम वाला गलत नहीं होगा, वहाँ पे डेट मेंशन होगा, हाँ 15 दिन पहले भेजा गया था। आउट मतलब बैक डेटेड को प्रिवेंट करने के लिए कि बैक डेटेड नोटिस ना हो, इसलिए डीएम को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि डीएम को इसका इंटीमेशन कि नोटिस भेज दिया गया है, इस चीज़ को डीएम को बताना है वाया ईमेल और रिसीव करना है एक्नॉलेजमेंट। नोटिस में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो ये होनी चाहिए। पहला, नेचर ऑफ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर है जिसे ढाना है, जिसे डिमोलिश करना है, उसका नेचर कैसा है, बिल्डिंग है, वो घर है तो कितने तल्ला का है, डिटेल में होना चाहिए। वॉयलेशंस डिटेल्स, उस पर्सन ने कौन सा वॉयलेशन किया है, या वो बिल्डिंग अगर कोई वॉयलेशन कर रहा है वो कौन सा वॉयलेशन कर रहा है, एंड ग्राउंड्स ऑफ डिमोलिशन, किस आधार पर उसे डिमोलिश किया जा रहा है। वो जो बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है वो इलीगली बना हुआ है या बना है बहुत बड़ा बिल्डिंग, लेकिन प्रॉपरली उसमें सही से आने जाने का फैसिलिटी नहीं है। जैसे आपको याद होगा ट्विन टावर्स को ढाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, क्योंकि वो प्रॉपरली उसकी बनावटी नहीं थी। अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई दुर्घटना इन फ्यूचर होता है तो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उसे ढा दिया गया। सिमिलरली ग्राउंड्स ऑफ डिमोलिशन, क्या ग्राउंड है उसे डिमोलिश करने के लिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जिस पर्सन के ऊपर नोटिस सर्व किया गया है वो पर्सन अपना रिप्लाई भेजेगा। रिप्लाई के साथ साथ उसे किन डॉक्यूमेंट्स को भी लाना है अपने साथ में, वो सारे डिटेल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग, उसकी पर्सनल हियरिंग डिमोलिशन के रिगार्डिंग में कब है, किसके सामने है, उसके बारे में मेंशन करना है। फर्दर, एवरी म्युनिसिपल या लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी होता है या म्युनिसिपल अथॉरिटी जैसा है, उनको ड्यूटी दे दिया गया, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया कि वो एक पोर्टल बनाएंगे। ऑनलाइन हम लोग देखते हैं वेबसाइट पे पोर्टल रहता है बहुत सारी चीज़ों का, ये चीज़ें मेंशन है, तो एक पोर्टल बनाया जाएगा इसी कार्य के लिए, जिस पर डिटेल्स मेंशन होगा नोटिस का, कि नोटिस सर्व किया गया, नोटिस हाथ में दिया गया, बिल्डिंग पर चिपकाया गया, उसके बाद डीएम साहब को भी दे दिया गया, कब दिया गया है, इन चीज़ों का, उस पर्सन ने क्या अपना रिप्लाई दिया है, और जो ऑर्डर पास किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, क्या ऑर्डर पास किया गया है, सब कुछ डिटेल में उस पोर्टल पे अवेलेबल होगा पब्लिकली। और ये पोर्टल कब तक करना है, 3 महीने के अंदर अंदर में करना है। इस जजमेंट ये जजमेंट जब से आया, 13 नवंबर को ये जजमेंट आया, तो 13 नवंबर 2024 से 3 महीने के अंदर अंदर में ये चीज़ करना है। म्युनिसिपल अथॉरिटी या जो कोई भी लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा इसे फॉलो करना है, इस गाइडलाइन को।
सेकेंड गाइडलाइन है पर्सनल हियरिंग। जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगा वो उस पर्सन को सुनने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए, बात रखने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, और जो भी वो बात कहेगा अगला, उसे माइन्यूटली रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, पर्सनल हियरिंग। हियरिंग करने के बाद जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होंगे उनके द्वारा फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। फाइनल ऑर्डर में जो चीज़ें मेंशन करनी है वो होंगी, पहला कंटेंशंस, जिस पर्सन का प्रॉपर्टी ढाना है, गिराना है, उसका कंटेंशन क्या है, और अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उस कंटेंशन से इत्तेफाक नहीं रखता है, डिसएग्री होता है, तो वो अथॉरिटी क्यों डिसएग्री हो रहा है, क्यों नहीं उसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, रीजन बताना है। सेकेंड पॉइंट है वेदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज कंपाउंडेबल, यानी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग बनाया गया है, जो घर बनाया गया है, क्या वो कंपाउंडेबल है, यानी क्या पेनल्टी लगा के छोड़ा जा सकता है या उस पर्सन को जेल भेजा जा सकता है। कहने का मतलब है कि बिल्डिंग को तोड़ना, उस स्ट्रक्चर को तोड़ना एकदम लास्ट स्टेप होगा। अगर तोड़ने के बजाय कुछ और प्रोसेस या कुछ और स्टेप लिया जा सकता है तो उससे कंपाउंडेबल कहा जाएगा। अगर कंपाउंडेबल नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न बताना पड़ेगा उस अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी के द्वारा रीज़न मेंशन करना होगा। अगर वो जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसका कोई एक हिस्सा, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई एक हिस्सा अनऑथराइज्ड है, कोई एक हिस्सा का डिमोलिशन करना है, तो उस हिस्से का डिटेल्स बताना है कि केवल उतना ही हिस्सा क्यों, क्या केवल उससे कंपाउंडेबल किया जा सकता है, ये कंपाउंडेबल, या नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें मेंशन करना होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है व्हाई डिमोलिशन इज द ओनली ऑप्शन। डिमोलिशन एकदम एक्सट्रीम स्टेप हो गया, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उसे ढाना है, गिराना है, तो केवल ढाना, डिमोलिश करना ही क्यों ऑप्शन बचा है। इसके अलावा भी तो ऑप्शन हो सकता है, जैसे कंपाउंडेबल हो सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाए, उस पर्सन को जेल भेज दिया जाए, ये सारे स्टेप क्यों नहीं लिया जा सकता है। ढाना ही, डिमोलिश करना ही क्यों स्टेप हो सकता है, ये रीज़न बताना पड़ेगा उस अथॉरिटी को। गाइडलाइन नंबर 4, अपॉर्चुनिटी ऑफ एपेलेट एंड जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर पास करने के बाद तुरंत ही उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं करना है। ये नहीं कि ऑर्डर पास हो गया तुरंत अब बुलडोजर लेके पहुंच गए कि उस बिल्डिंग को ढाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट 15 दिन का टाइम पीरियड उस पर्सन को देना है, सो दैट 15 दिन में वो पर्सन हायर अथॉरिटी में जा सके अपील करने के लिए, यानी उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, फाइनल ऑर्डर। अगर वो चैलेंज नहीं भी करता है तो भी 15 दिन का वक्त उसे दिया जाए, सो दैट वो जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसे वो खुद से हटा दे। अगर खुद से नहीं हटाता है तब 15 दिन के बाद जाना है वहाँ पर डिमोलिश करने के लिए, हटाने के लिए। डिमोलिश करने से पहले वो जो प्रॉपर्टी है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसका डिटेल इंस्पेक्शन करना है, निरीक्षण करना है और रिपोर्ट तैयार करना है, और वो रिपोर्ट 2 पंच लोग के द्वारा साइन करना होगा। पंच मतलब क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल पर्सन होते हैं, जो लोकल आदमी वहाँ रहते हैं, जो देखने में थोड़े ठीक ठाक लगे, देखने मतलब कपड़ा से नहीं, मतलब जिनका स्वभाव अच्छा हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, इनकी बातें लोग सुनते हों, जिनको मतलब ऐसा नहीं कि वो फ्रॉड नेचर के हो, ऐसा नहीं, मतलब समझ रहे ना आप, जो अच्छा इंसान हो उसे पंच कहा गया है। तो एटलीस्ट 2 पंच के द्वारा साइन वहाँ पर उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर साइन होना चाहिए। ये हो गया गाइडलाइन नंबर 4। गाइडलाइन नंबर 5, प्रोसीडिंग्स ऑफ डिमोलिशन। डिमोलिश किया जाएगा, क्या प्रोसीडिंग फॉलो किया जाएगा। जब स्ट्रक्चर को, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाएगा तो उससे वीडियोग्राफ किया जाएगा, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, और जो डिमोलिशन रिपोर्ट होगा कि उससे ख़त्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, उस रिपोर्ट को म्युनिसिपल कमिश्नर को फॉरवर्ड करना है वाया ईमेल, ईमेल के माध्यम से फॉरवर्ड करना है। और जो डिमोलिशन रिपोर्ट है, ये जो डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर में, उस डिजिटल पोर्टल पर भी अवेलेबल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये डायरेक्शंस दिया गया है, इसका अगर कोई वायलेशन करता है तो ऐसी स्थिति में उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, उसके अगेंस्ट में केस किया जाएगा, केस चलेगा।
और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा उस पर्सन के अगेंस्ट में, यानी जो ऑफिसर्स होंगे उनके अगेंस्ट में। और जो ऑफिसर्स कंसर्न होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे। जो डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर है, उसको रेस्टिट्यूट करने के लिए, यानी उसकी जो भरपाई करनी होगी, जितने का वैल्यूएशन उसका था, जितना कॉस्ट का था, वो कॉस्ट के लिए वो ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा। उसे डैमेज पे करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगा उसको, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसे जेल भी जाना पड़ेगा, हो सकता है उसकी नौकरी भी चली जाए। मतलब इतना खतरनाक ये चीज़ है। इसे माना जाएगा कि वॉयलेशन किया गया उस डायरेक्शन का, तो कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जा सकता है। और ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस किए, इतना ये सब डायरेक्शंस इशू किया गया, ये किस केस में इशू किया गया, उसका टाइटल है रे डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। आई रिपीट, रे डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये चीज़ यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पर इसका एक क्या कहा जाए, इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। फर्दर आइए हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं कि कहाँ पर ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये गाइडलाइंस उस अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो रोड पर हो, या स्ट्रीट पर हो, या किसी फुटपाथ पर हो, या रेलवे लाइन को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करता हो, या किसी वाटर बॉडी या रिवर पर बना हुआ स्ट्रक्चर। तो इन सिचुएशन पर वो ये गाइडलाइंस नहीं लगेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। या ऑर्डर पास किया गया डिमोलिशन का किसी भी कोर्ट के द्वारा, इंडिया में जो भी कोर्ट इस्टेब्लिश है, जितने भी कोर्ट इस्टेब्लिश है, किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर ऑर्डर पास कर दिया गया डिमोलिशन का, तो वहाँ पर ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि कोर्ट के द्वारा कोई भी डायरेक्शन इशू किया जाता है तो वो बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्शन करके, दोनों तरफ का बात सुन के, बहुत स्टडी करके, जो जजेस होते हैं बहुत पढ़े लिखे इंसान होते हैं, बहुत समझदार इंसान होते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। तो कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा उसके ऊपर ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब है बेसिकली, अगर आप ये देखिएगा तो ये गाइडलाइन एप्लीकेबल उन स्ट्रक्चर्स पर है जिन स्ट्रक्चर का डिमोलिशन किया जा रहा है एज अ पनिशमेंट। किसी पर्सन, कोई पर्सन एक ऑफेंडर है और वो भाग गया है, तो उसे पनिशमेंट के तौर पर उसका घर तोड़ दिया जा रहा है, तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। बेसिकली देखा जाए तो ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऑफेंडर नहीं है, उसने घर ही बना दिया है रोड पर, आधा रोड कब्जा कर लिया है, आधा फुटपाथ कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में ये गाइडलाइन उसके ऊपर, उस स्ट्रक्चर पर नहीं लगेगा, उसे सीधे तोड़ दिया जाएगा। जो भी मतलब स्टेप फॉलो करने के बाद ये गाइडलाइंस केवल उन्हीं के लिए है जो एज अ पनिशमेंट के तौर पर जिनका घर तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन का मतलब क्या होता है? गार्जियन का मतलब जो रखवाला हो, जो केयर करे। कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, पावर का मिसयूज़ हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का उल्लंघन किया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया, बीच में आया और रोक लगाया कि आज के बाद अब फर्दर कोई डिमोलिशन नहीं होगा। डिमोलिशन करना है तो ये गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो जो स्ट्रक्चर है वो इनमें पाया जाता है तो वहाँ पर ये गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जजमेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था इस वीडियो में हमारा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ऑन बुलडोजर इनजस्टिस। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, बारीकी से आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये जजमेंट है, कितनी आवश्यकता थी इसकी। कैसा लगा? आप अपना ओपिनियन ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करके अपने बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।